वीरनगर नाम के एक राज्य में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू बहुत चतुर, चालाक, बुद्धिमान था, किंतु वह एक भला आदमी था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वह सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन है, न घी, न ही गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आइए ना, तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सारी चीजें ले आता हूँ। जब रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो वह मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया है कि ये सब चीजें ले आता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं और कहाँ से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। चलो, अपने पड़ोसी हरि सिंह के पास जाता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार देगा। जब रामू अपनी पड़ोसी के घर पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे रामू, आओ आओ, क्या हाल चाल और भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत पड़ गई थी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। पड़ोसी हरि से मन ही मन में सोचने लगा, ये गरीब फक्कड़ भला कहाँ से चुकाएगा उधार? इसे कुछ पैसे दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सोचकर वह बोला, अरे भाई, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो। देखो ना, मैं तो वैसे राजा का महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। आजकल मेरा हाल तो बहुत ही बुरा है। अब अपनी हालत के बारे में मैं तुमसे क्या बताऊं? आज तुम्हारी भाभी का मन कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं जो बाजार से ला सकूं। ओह, तब तो मैंने नाहक ही तुम्हें तकलीफ दे दी। अच्छा, चलता हूँ मैं। तभी हरि सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, ए जी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। रसोई घर से आती पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो महावत हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वह स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद रामू उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर वह सोचने लगा, हरि सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर ही बनाई होगी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार। लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलती चलती रामू की नजर एक बड़ी सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर रामू ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये सेठ गोपाल प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 साल बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में वह खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीने तक चलेगी।
ये सब बातें सुनकर रामू मन ही मन में सोचने लगा। दावत तो कल होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज ही हलवा खाने की है। रामू मन ही मन में कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ ही क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वह सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा। व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी, बेसन की कितनी बोरियां होंगी गोदाम में? राम राम भैया, कहाँ से आए हो? मैं सेठ गोपाल प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना? लड़का हुआ है सेठ जी को? अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोल देना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन की चाहिए सेठ जी को? ये तो मुझे नहीं पता। मुझसे तो केवल इतना ही कहा कि लाला सूरजमल के यहाँ पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा है नहीं। इस हाथ से लेते हैं और उस हाथ से बेच देते हैं। फिर भी यूँ समझ लो कि कम से कम 30-40 बोरियां होंगी और इतने से सेठ जी का काम भी चल जाएगा। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई, हरिया, ओ हरिया, अरे भाई, इस आदमी को 1 पाव बेसन दे दो। ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ गोपाल प्रसाद को दिखा देगा। रामू ने 1 पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद रामू वहां से एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा। राम राम लाला जी, क्या आपके पास घी के 50 पीपे मिल जाएंगे? 50 क्यों, 100 मिल जाएंगे। पर तू आया कहाँ से है रे? किसने भेजा है तुझे? सेठ गोपाल प्रसाद जी ने। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, घी के लिए पूछ रहे थे। कहा है कि खुले पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो क्या कल जो घी गया था मुझसे वो मिलावटी था? जाकर कह दो अपने सेठ से, लेना हो तो ले, नहीं तो ना ले। नमूना वो मुन्ना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर रामू हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। रामू एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसी सारी बात कह सुनाई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ गोपाल प्रसाद ने मुझे याद किया। ये तो धन्य भाग हमारे। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर घी तुम्हें मैं अभी देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में रामू को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। रामू बड़ा ही खुश होकर वहाँ से घी लेकर चलता बना। इसके बाद रामू एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बात कही कि उसे नगर सेठ गोपाल प्रसाद ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक थैली गुड़ रामू को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले एक ढेली, बिल्कुल चोखा गुड़ है। और जल्दी लौट कर बताइयो कि गुड़ की कितनी बोरी भेज दूं। रामू गुड़ की ढेली लेकर वहाँ से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास एकत्र हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पर पहुँचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है,
उसी रात को राज्य के राजा प्रताप सिंह भेष बदल कर उस राज्य में घूम रहे थे और ठीक उसी समय वह लक्कड़हारे रामू की झोपड़ी के बाहर खड़े थे। दोनों पति पत्नी की बातें वह सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में रामू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। क्यों? अरे वो हमारा पड़ोसी है ना, राजा का महावत हरि सिंह। तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हाय राम, फिर तो मैं दिया और बाती को नहीं जलाऊंगी। अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर ये हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वे दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी क्षण राजा प्रताप सिंह भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप सिंह के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर रामू और उसकी पत्नी दोनों को काफी आश्चर्य हुआ। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया? हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया था। हम तुम्हारे मेहमान हैं। लो, इसी खुशी में ये स्वर्ण मुद्रा मेरी ओर से उपहार समझकर रख लो। नहीं नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए वह कम पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवा का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, सच बताओ कि कैसे तुमने घी, बेसन और गुड़ का इंतजाम किया। रामू ने सारी बात बताई। फिर राजा बोला, देखो भाई, अब सारा सामान खत्म हो गया है। अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम जो चाहो मैं अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करूंगा। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने राजसी वस्त्र पहने और अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम रामू है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय रामू की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज आपको तो राजमहल जाना है जी। सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल में, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहाँ मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ, सोचा था कि इस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए।
रामू अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सिंह के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो। मैं चारुदत्त, सुल्तानपुर के राजा का राजदूत। हमारे राजा ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत, हमें बताओ। महाराज, ये पैगाम सांकेतिक है। दूत ने एक गोल घेरा बनाया और कुछ गेहूं के दाने निकालकर घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है हमारे महाराज का। अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? ये देखकर महाराज सोचने लगे, उफ, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानपुर हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह को नाराज नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, बताएं, इस पैगाम का क्या अर्थ है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर समझ न सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। सुल्तानपुर के राजा का यह संदेश हमारी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे। राजा सोचने लगे, अब हम क्या करें? इस पैगाम का क्या उत्तर दें इस राजदूत को? तभी राज दरबार में रामू का आगमन हुआ। रामू ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही रामू समझ गया कि ये वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी रामू को पहचान लिया। राजा प्रताप सिंह की नजर जैसे ही रामू पर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बहुत परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से रामू का स्वागत किया। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचान पाया। अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो नादान समझकर माफ कर देना। राजा प्रताप सिंह और रामू की बातों को कोई मंत्री और दरबारी समझ न सका। कुछ देर बातें करने के बाद रामू ने राजा प्रताप सिंह के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है। इसलिए वह बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं महाराज। यदि आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। रामू अपने कबूतर को अपने साथ लाया था। राजा प्रताप सिंह ने एक क्षण सोचा, फिर रामू को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर रामू ने कहा, ओह, तो सुल्तानपुर के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसका उत्तर दे दूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत उपकार होगा। रामू ने कबूतर निकाला और उस घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसने सारे गेहूं के दाने फटाफट चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद सुल्तानपुर से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है।
अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने रामू से पूछा, एक बात बताओ रामू, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी का हल करने का माध्यम बन गया। बात असल में ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी सुमित्रा ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन करने जाना ठीक नहीं है। पर एक बात और बताओ रामू, तुमने सुल्तानपुर के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया? उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? बहुत मामूली सी बात है महाराज। सुल्तानपुर के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखते थे। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बलवान है कि वह उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। रामू की बात सुनकर राजा बड़ी ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश रामू, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। महामंत्री जी, रामू के लिए एक बड़ा ही सुंदर महल तैयार कीजिए। उस दिन के बाद से रामू राजा का विशेष सलाहकार बना। अपना जीवन वो खुशी से बिताने लगा।